बेबी के स्किन पर अगर कोई भी पेरेंट जैसे ये इमेजेस हैं ऐसा कुछ भी देखेगा तो डर जाते हैं। एंड ऐसी चीजें जो होती हैं कभी कभार पेरेंट्स के लिए ज्यादा कंसर्निंग होती है देन द बेबी। बच्चा तो अपने मजे में है, कंफर्टेबल है, लेकिन माँ बाप को तो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा और उनको डर है कि क्या ये रियली मेरे बेबी के लिए कंसर्निंग है। सो हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर राजेश्वरी, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट हूँ, एक बच्चे की मॉम हूँ और आज हम यही न्यूबॉर्न रैशेस के बारे में बात करने वाले हैं जो ज्यादातर नॉर्मल हैं। आज हम कुछ 11 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो बेबी के बॉडीज में पाए जाते हैं एज अ रैश। ये पेरेंट्स के लिए कंसर्निंग होता है। बहुत ज्यादा पेरेंट्स पैनिक भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये दिखने में ऐसे होते हैं, बट बहुत हद तक ये रैशेस अपने आप जाने वाले होते हैं। इनके लिए कोई मेजर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है और ये अपने आप क्योर कर जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये रैशेस फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल है। इनके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या गाइडलाइन कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। इन पे कोई होम रेमेडी भी नहीं करनी है एंड दीज रैशेस अपने आप विद टाइम चले जाते हैं एज जैसे बच्चे का स्किन मैच्योर होते जाएगा। सो मोस्ट कॉमन है मीलिया। मीलिया इतना कॉमनली पाया जाता है जो बच्चे के नाक पर, चिन पर, फोरहेड पर या कभी कभार थोड़े चीक्स पे, मोस्टली फेस पे ज्यादा पाया जाता है। ये छोटे छोटे से केराटिन जैसे बम होते हैं। बेसिकली स्किन का केराटिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है और ये छोटे छोटे से व्हाइटिश स्पॉट्स बच्चे के स्किन पे दिखते हैं। ये एकदम हार्मलेस है। ये यूजुअली बेबी के फेस पे ज्यादा पाए जाते हैं, स्पेशली नोज पे। बिटवीन 1 मंथ to 3 months ये ज्यादा रहते हैं और उसी दौरान ये ग्रेजुअली कम भी हो जाता है। ना बेबी के नोज को स्क्रब करना है, ना इसके ऊपर कोई क्रीम लगाना है, ये अपने आप जाने वाली चीज है। डॉग बाइट्स या इसको कहते हैं इवन एंजल्स किस, ये एक ऐसी कंडीशन है जो बेबीज के फेस पर, नेक के पीछे, कभी कभार आईलिड्स के ऊपर पाई जाती हैं। ये थोड़े से पिंकिश वाइन कलर के रैश जैसा स्किन लगता है, अपने आप में नॉर्मल है। ये रैशेस बेसिकली अपने आप ओवर 3 to 6 months जाना शुरू करते हैं। कभी कभार कुछ बेबीज में बेबी के टॉडलर फेस से लेकर थोड़े 5-6 साल की उम्र तक भी विजिबल रह सकते हैं। इस रैश के लिए कुछ नहीं करना होता। ये रैश कभी कभार जब बच्चा बहुत तेजी से रोता है या उसकी स्किन फ्लश हो जाती है या एक हॉट शावर या बात करके आता है तो भी ये रैश एकदम ब्राइट एंड काफी उठे हुए लगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये कितने ज्यादा डार्क है, तो ये बहुत रेड हो जाता है उस दौरान। डू नॉट वरी, ये एक नॉर्मल वेरिएंट है और ये कुछ बेबीज में 3 to 6 months में चला जाता है। ग्रेजुअली धीरे धीरे फेड होता है, कभी कभार फेड नहीं भी होता है, बट इट इज नॉट अ कंडीशन जिसके लिए कोई मेजर ट्रीटमेंट है। हम बात करेंगे ड्रूल रैश के ऊपर। ड्रूल रैश इतना कॉमन है कि जब बच्चा दूध पीता है बॉटल से या ब्रेस्ट मिल्क भी पी रहा है, फॉर्मूला भी पी रहा है, कुछ भी पी रहा है, तो जब भी बेबी दूध पी रहा है या वो ड्रूल करना स्टार्ट करता है, उसका सलाइवा ऑल ओवर द फेस होता है, माउथ करना स्टार्ट करता है, चीजों को उठा उठा के मुंह में डालना चालू करता है। यूजुअली ये उस पीरियड में अबाउट 4 months ऑनवर्ड्स ये ज्यादा मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि यूजुअली उस पीरियड में बच्चे को सलाइवेशन भी बहुत आता है। ये पाया जाता है बेबी के लिप्स के आसपास के रीजन पे, चिन के ऊपर, नेक के क्रीजेस एंड फोल्ड्स के ऊपर और कभी कभार थोड़े से एंगल ऑफ द चिन के पास भी। ये रैश एकदम नॉर्मल है। इसका प्राइमरी फैक्टर है बार बार लगातार गीलापन, या तो फॉर्मूला या तो सलाइवा, दोनों में से कुछ भी, या तो माँ का दूध। आइडियली ये माँ के दूध से कम होता है बिकॉज माँ का दूध बहुत ही मॉइस्चराइजिंग होता है, वेर इन फॉर्मूला मिल्क या बच्चे के सलाइवा से ये ज्यादा होता है। ये जो रैश है इसके लिए कुछ नहीं करना है। आप एक अच्छी क्वालिटी का बैरियर क्रीम लगाइए, मतलब कोई एक मॉइस्चराइजर पिक करिए जो आपकी बेबी को स्किन के सूट कर रहा है, उसको दिन में 2 से 3 बार लगाते जाइए जहां पे भी ये रैश दिखता है। अनदर फैक्टर इज कॉन्स्टेंटली पैट करते रहिए अपने बेबी को। जब भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सलाइवा है, तो भी दूध बच्चे के नेक के आसपास गिर रहा है, उसको एक क्लीन वाइप से क्लीन कर दे। सो इससे ये प्रिवेंट हो जाएगा। और नेक एरिया, चिन एरिया को जितना ड्राई रख सकते रखिए। प्लीज रब नहीं करना है बच्चे के मुंह को बहुत ज्यादा। उसके ऊपर कपड़ा, ड्राई क्लॉथ्स रब करेंगे तो वो और ज्यादा रेड हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। ये रैश डायपर रैश जैसा दिख सकता है जब एक्सेसिव हो जाता है, एंड इन दैट केस जिंक ऑक्साइड बेस्ड क्रीम्स को यूज करने का रिकमेंडेशन होता है। बट अगर ये रैश में कभी आपको थोड़ा सा टेक्सचर चेंज आए, बहुत ज्यादा दरदरा दिखे, ग्रीनिश पैचेस आने लगे,
तो यस पेरेंट्स, ये फंगल इन्फेक्शन का साइन है एंड यूजुअली इसके लिए आप अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएंगे, फिर ही कोई दवाई लेंगे। इस रैश से तो सारे ही पेरेंट्स जैसे ही होता है देखते डर जाते हैं। इसको कहते हैं क्यूटेस मार्मोराटा। कोल्ड ट्रिगर की वजह से होता है, यानी टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी के चलते होता है। बेबी की बॉडी अभी मैच्योर नहीं है, इसलिए इंस्टेंटली टेम्परेचर चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाती, और अगर एनवायरनमेंट थोड़ा कोल्ड हो गया तो ये चेंजेस आ सकते हैं। ये डरने वाली चीज नहीं है। आप बेबी की बॉडी को इनफ क्लोथिंग करिए टू मेक श्योर कि ये डेवलप ना हो, और अगर ये डेवलप होता भी है तो ट्राई करिए कि बॉडी को वार्म रखिए एंड इसको घबराइए मत लेकर। एक्स्ट्रा क्लोथिंग भी नहीं करना है कि वो बेबी को अब हीट रैश आ जाए। So let's discuss what is heat rash. Heat rash यानी कि prickly heat rash. Commonly prickly heat rash के लिए पेरेंट्स prickly heat पाउडर लगाते हैं। So yes पेरेंट्स, ये रैश इतना कॉमन है स्पेशली इंडिया में, जहाँ पे मेजर क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड का है, और स्पेशली इस सीजन में बेबीज के ऊपर जो आते हैं रैश, ये एक छोटे छोटे दानेदार जो कई सारे क्लस्टर्स में एक साथ स्किन के ऊपर आते हैं। कॉमनली ये उन एरियाज में आते हैं जो फैब्रिक्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, जहाँ पसीना ज्यादा आता है, जैसे कि बैक में, अंडर आर्म्स में, नेक के आसपास, बेबी के ग्रॉइन में, लेग्स में, थाई फोल्ड्स में ये रैशेस आ सकते हैं। ये कहीं कभी पूरे बॉडी, मेनली बॉडी पे ज्यादा आते हैं देन द फेस। तो ये रैश के लिए करना क्या है, प्लीज उतना ही कपड़ा पहनाइए जितने में बेबी कंफर्टेबल है। कपड़ा बच्चे के बॉडी से चिपका हुआ ना होना चाहिए, बॉडी हगिंग नहीं, एकदम लूज क्लोथ। कपड़ा बॉडी से रब ना करे, फ्रिक्शन ना हो, एकदम गुड क्वालिटी कॉटन क्लोथिंग करिए बस। कोई पॉलिएस्टर, कोई नायलॉन या कोई मिक्स्ड फैब्रिक्स ना यूज करें, उतना ही बेटर है। और बच्चा स्वेट ना करे, उतना घर का एनवायरनमेंट अगर आप मेंटेन कर सके तो बेस्ट है। डर्मल मेलानोसाइटोसिस, या कहते हैं इसको हम अपने ऑफिस प्रैक्टिस में मंगोलियन स्पॉट्स। ये बेसिकली अपने इंडियन या एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे कॉमन पाया जाता है, बिकॉज एशियन स्किन में मेलानिन ज्यादा होता है। एक्सेस मेलानिन के चलते ये जो कंडीशन है वो होती है। इसमें थोड़ा सा ग्रीनिश, ब्लूइश या थोड़ा सा ब्राउनिश पैचेस बेबी के बॉडी पे होता है। ज्यादातर ये बम्स के पास, बच्चे के बटक्स पे, थोड़ा सा थाई पे, थोड़ा सा अपर बैक पे ज्यादा पाया जाता है। ये कंडीशन प्रीटी नॉर्मल है और इसके लिए कुछ नहीं करना है। ये बर्थ पे दिखता है एंड विद टाइम ये फेड हो जाता है। यूजुअली टॉडलर एज ग्रुप तक मोस्ट ऑफ दी स्पॉट्स चले जाते हैं। कुछ बेबीज में ये रह जाते हैं और ये फेड होकर लाइट हो सकता है। कभी कभार कुछ बेबीज में, बहुत रेयरली, ये लाइफ लॉन्ग भी रह जाते हैं। बट ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए कुछ नहीं करना है। इट गोज ऑन इट्स ओन एंड नहीं जा रहा तो भी इसके लिए कोई मेजर चीज नहीं करनी है। ये इतने फेड हो जाता है एज द बेबी ग्रोज दैट ये हार्डली नोटिसेबल होते हैं। सेबोरिक डर्माटाइटिस यानी कि क्रेडल कैप, इंडिया में ये बहुत कॉमन है। इसके पीछे 2-3 फैक्टर्स हैं। ऑलरेडी बच्चे को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस करने का स्किन में, एंड उसके ऊपर बहुत ज्यादा पेरेंट्स इसको भरने के चक्कर में, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है, उसको भरने के चक्कर में बहुत सारा तेल लगा देते हैं ओवर द हेड, एंड जिसके चलते बेबी के स्काल्प पे काफी ग्रीजी थिक स्केल्स आ जाते हैं। ये स्केल्स को निकालने का कभी कभार ये अननोन कॉज की वजह से भी आता है। कोई भी रीजन नहीं है, आप ऑयलिंग भी नहीं कर रहे हैं तो भी सम बेबीज को ये आने की टेंडेंसी रह सकती है। एक और फैक्टर है जिसको कहते हैं मेलासीज या फरफर नाम का फंगस। ये फंगस के ग्रोथ के चलते भी ये कभी कभार पाया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट ऐसा है कि आप इसको पहले थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा के सॉफ्ट करिए, फिर इमीडिएटली बेबी को शावर में ले जाइए 1 घंटे बाद, एंड उसके ऊपर शैम्पू लगाइए एंड धीरे धीरे इसको स्क्रैप ऑफ करिए। बिकॉज ऑफ द शैम्पू, कोकोनट ऑयल एंड वाटर, ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और आसानी से निकल पाता है। इसको स्क्रैप करना या पुल करना नहीं है, बिकॉज अगर आपने ऐसा किया तो वो वहां पे जख्म बन जाता है बेबी को और वो इरिटेट करता है, वो अननेसेसरी इन्फेक्शन कोई और मीडियम से आने का डर बना देता है। तो आपको करना क्या है, ये रेमेडी आपको घर में अपनानी है। अगर ये रेमेडी से भी नहीं इम्प्रूव हो रहा है और बच्चे का क्रेडल कैप बढ़ जा रहा है या उसके आईब्रोज पर भी दिखने लग रहे हैं, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना है। वो आपको एक स्पेसिफिक मेडिकेटेड शैम्पूज दे सकते हैं जो थोड़ा इसको निकालने में मदद करेगा। ओवर 6 months to 1 year ये क्रेडल कैप की टेंडेंसी कम हो जाती है और बहुत हद तक ये आना बंद हो जाता है। अनदर इज ड्राई पीलिंग स्किन, यानी केचुली जैसी स्किन। हमारे इंडिया में बच्चे की जब भी चमड़ी निकलती है तो बहुत पेरेंट्स कहते हैं उसकी केचुली निकल रही है, जैसे कि एक सांप केचुली छोड़ रहा है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। बहुत दफा पेरेंट्स इसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के मालिश या कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, दुनिया भर की रेमेडीज यूज करते हैं टू ट्रीट दिस। द थिंग इज कि बच्चा एक वेट एनवायरनमेंट में था, माँ के पेट में गीलेपन में पूरे पानी में तैर रहा था,
एंड वो सडनली एक ऐसे एनवायरनमेंट में आता है जहाँ ड्राई एयर है, अब पानी नहीं है उसकी स्किन के ऊपर, एंड अब उसकी स्किन इजिली हीट लूज कर सकती है, तो वहां पे स्किन ड्राई होना चालू हो जाता है। अनदर फैक्टर इज कि एज बेबी की स्किन मैच्योर होती है, वो जो ड्राई ऊपर का फर्स्ट लेयर है वो स्किन पील ऑफ होने लगता है और अंदर से एक बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी की पिंक स्किन जनरेट हो जाती है। सो डियर पेरेंट्स, इसके लिए भी आपको कुछ करना नहीं है। आपको बॉदरसम लग रहा है, जेंटल मॉइस्चराइज करिए और कुछ उसके ऊपर रगड़ रगड़ के बेसन का घोल, फिर आटे का लोई लगा लगा के बच्चे की स्किन को निकालने की कोशिश मत करिए। इट इज इनफैक्ट बैड एंड पेनफुल कंडीशन। बेस्ट है कि आप मॉइस्चराइज करिए ग्रेजुअली ओवर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, ये अपने आप चला जाएगा। नियोनेटल एक्ने ये एक ऐसा कंडीशन है जिसको कहते हैं बच्चों के पिंपल्स। बेसिकली छोटे बेबीज को पिंपल्स आने के पीछे माँ के हार्मोन्स ही हैं। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो कुछ हार्मोन्स ट्रांसफर हो जाते हैं जो बेबी के बॉडी में रह सकते हैं। बच्चे की बॉडी में केराटिन नाम का एक कंटेंट होता है और सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, उनके ओवर प्रोडक्शन के चलते भी ये एक्ने आ सकता है। ये बेसिकली छोटे छोटे पस जैसे दाने या पिंपल जैसे दाने जो कि बेस एकदम रेड है और थोड़ा सा उसके ऊपर पस जैसा पॉइंट रहता है, ये ओवर फेस ज्यादा पाया जाता है, स्पेशली अराउंड द चीक्स, एंड ये पेरेंट्स को बहुत बॉदर करता है बिकॉज ये कॉस्मेटिक है। ऑब्वियसली हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा सुंदर दिखते रहे। तो कभी कभार होता है कि नियोनेटल एक्ने गाल पे इतना आ जाता है कि पेरेंट्स के लिए कंसर्निंग हो जाता है। इसका कॉमन अपीयरेंस बिटवीन 3 वीक्स टू 3 मंथ्स के रहता है। 3 वीक्स टू 3 मंथ्स में यूजुअली इसका प्रेजेंटेशन ज्यादा रहता है। 3 वीक्स टू 3 मंथ्स के बीच में अगर ये एक्ने आ रहा है तो आपके पेडियाट्रिशियन ज्यादातर आपके लिए इसको कुछ भी करने के लिए सलाह नहीं देंगे। ना इसको स्क्रब करना है, ना रब करना है, ना इस पिंपल को फोड़ना है। ये टेम्पटिंग हो सकता है कि मैं उसके पस के पॉइंट को फोड़ दूं, बट डू नॉट डू दैट, बिकॉज अगर आप ऐसे करेंगे तो चांसेस है कि वहां स्कार बन जाएगा एंड यू डोंट वांट दैट ऑन योर बेबी फेस। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पेडियाट्रिशियन ने रेकमेंड किया है कि कोई क्रीम लगाना है, या ये समटाइम्स क्या होता है कि मल्टीपल आ जाए, इतने आ जाए कि ओवरऑल द फेस है, तो यूजुअली बेंजोइल पेरोक्साइड नाम का क्रीम आपके पेडियाट्रिशियन रेकमेंड कर सकते हैं। बट यूजुअली 3 मंथ्स के नीचे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। जब भी ये एक्ने ओवर 4 मंथ्स आते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ आते हैं, बट अगर ये परसिस्टेंट रहते हैं 4 महीने के ऊपर के बेबीज में और ये इतने ज्यादा हैं कि ऑल ओवर द फेस इनका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है, दैट केस डॉक्टर आपको स्टेरॉइड्स भी रेकमेंड कर सकते हैं एंड इट इज ओके टू अप्लाई दैट। तो स्टेरॉइड यूज करते वक्त नेवर कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन अपने विल पर। जब भी कोई भी स्टेरॉइड आपको रेकमेंड किया जाए, चाहे ओरल या टॉपिकल स्किन पे लगाने के लिए, ऑलवेज अपने पेडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें एंड फिर ही स्टेरॉइड्स को या टॉपिकल क्रीम्स को स्टॉप करें। कभी कभार इसमें एंटी फंगल क्रीम्स या एंटीबायोटिक्स भी रेकमेंड करते हैं पेडियाट्रिशियन, प्राइमरीली अगर वो बहुत ज्यादा रेड हो जाता है, एंग्री लुकिंग है या वो बेबी को डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहा है। सो यस, दे कैन रेकमेंड दैट। पीडियाट्रिशियंस आपको थोड़े से टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी रेकमेंड कर सकते हैं। बट अदरवाइज नियोनेटल एक्ने एक नॉर्मल स्किन का वेरिएंट है जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है पेरेंट्स। ये 3 मंथ्स 4 मंथ्स तक चले जाते हैं, उसके ऊपर है तभी ट्रीटमेंट लगता है। एरिथेमा टॉक्सिकम, ये भी अगेन छोटे छोटे दाने हैं जो ऐसा लगता है किसी कीड़े ने बच्चे को काट लिया है। तो ये छोटे छोटे दाने बच्चे के ऑल ओवर बॉडी, फेस, सब जगह आ सकता है, एक्सटेंसिवली आता है ये। जैसे कि एक एक्ने है वो सिर्फ फेस पे ज्यादा प्रेजेंट होता है, एरिथेमा टॉक्सिकम ये एक्ने जैसा थोड़ा बहुत दिख सकता है, बट ज्यादातर ये लगता है किसी इंसेक्ट ने बाइट किया है। ये ओवर बॉडी भी आता है, मतलब बच्चे के ट्रंक पे, चेस्ट पे, बैक पे, यहाँ पे भी आता है, स्किन फोल्ड्स में। तो इसके लिए क्या करना है? अगेन कुछ नहीं करना है पेरेंट्स। ये न्यूबॉर्न बेबीज में 7वें 8वें दिन से दिखना चालू होता है। ये ओवर 3 मंथ्स तक दिख सकता है, ऑन एंड ऑफ, कभी ज्यादा कभी कम, कभी बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी होता है। तो ये ऑन एंड ऑफ वैक्सिंग मैनिंग रैश है, कभी आएगा कभी चला जाएगा। आज सुबह दिख रहा है तो शाम को भी गायब हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। ये रैश के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। समटाइम्स ऐसे रैशेस कुछ सर्टन स्किन डिजीजेस के जैसे भी दिख सकते हैं, जैसे कि स्कारलेट फीवर, उसमें भी थोड़ा सा मैच करने वाले ऐसे रैश होते हैं। बट इन दोज केसेस कभी भी कोई भी रैश अगर बच्चा कंफर्टेबल है, ओके है, उसको कोई और सिम्टम नहीं है, तो यूजुअली इट इज फाइन। बट अगर रैशेस के साथ बेबी को और सिम्टम है, जैसे कि फीवर होना, फीडिंग ना करना, वेट गेन ना होना, बच्चे को कोई और अकम्पनीड डिस्कम्फर्ट है, लथार्जी है, तो ऑल दीज फैक्टर्स के चलते फिर आपको वो रैश को फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल नहीं मानना चाहिए। इन दैट केस
ऐसे रैशेस के लिए ट्रीटमेंट चाहिए। बेसिकली वो किसी अंडरलाइन मेजर इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज अ ट्रांजिएंट नियोनेटल पस्चुलर मेलानोसिस। ये भी एक बेसिकली छोटे मोटे बम्प्स बच्चे के स्किन पे रहते हैं एंड ये ज्यादातर हैंड्स एंड लेग्स में पाए जाते हैं। इसके लिए भी अगेन कुछ नहीं करना होता है पेरेंट्स, ये ओवर द 3 मंथ्स चले जाते हैं एंड बेबीज के स्किन पे अचानक से दिखना बंद हो जाता है। कभी कभार ये भी रैश वैक्सिंग वैनिंग रह सकता है एंड इसके लिए भी कोई मेजर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर पेरेंट्स, कभी भी किसी भी रैश के ऊपर एक्स्ट्रा घर का होम रेमेडी ना अप्लाई करें, जैसे कि बेसन को रगड़ना, बच्चे के ऊपर घी लगाना, तेल लगाना, उसके ऊपर खूब सारा दूध लगा देना, ये सब नहीं करना है बिकॉज ये सब चीजें और स्किन को इरिटेट करती हैं एंड बढ़ावा देती हैं रैश को, तो आपको नहीं करना। पिंपल्स को पॉप नहीं करना है, एक्स्ट्रा स्क्रब नहीं करना है। हीट रैशेस के दौरान बच्चे को टाइट क्लोथिंग ना पहना, लूज कॉटन फिटेड क्लोथ्स पहना है। घर के अंदर का टेम्परेचर कूल रखे पेरेंट्स, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। इंडिया में बच्चे को बहुत गर्म करके रखते हैं, वो बहुत ही बेकार प्रैक्टिस है। आप टेम्परेचर 25 डिग्री तक मेंटेन रखिए, थोड़ा सा वेंटिलेशन मेंटेन रखिए, ये बेस्ट रेमेडी है एंड बेस्ट ट्रीटमेंट है किसी भी स्किन केयर के लिए आपके बेबीज के लिए। अगर आप रियली अपने बच्चे के स्किन के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो स्किन को एडिक्वेट टेम्परेचर पे रखिए, दैट्स द बेस्ट रेमेडी। सिंपल कॉटन क्लोथिंग करिए, एक्सेसिवली हीटेड एनवायरनमेंट मत रखिए, सिंथेटिक नायलॉन या ऐसा कोई भी मटेरियल का क्लोथिंग अवॉइड करिए। ठंडियों में अगर बच्चे को स्वेटर लग रहा है तो उसके नीचे कॉटन का लेयर का क्लोथिंग लगाइए सो दैट ऊनी कपड़ा बच्चे के कांटेक्ट में डायरेक्टली ना आए। नॉर्मल एंड अबनॉर्मल में फर्क जानिए, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि आप फर्क कर पाए कि कौन सा स्किन कंडीशन नॉर्मल है एंड कौन सा अबनॉर्मल। स्किन कंडीशंस या स्किन रैश जिसके साथ कोई और सिम्टम है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन को इमीडिएटली दिखाना है। That's all parents. This is for normal newborn skin rashes का variant. Thank you.